छत्तीसगढ़ में सियासी फिजा इन दिनों बयानबाजी के तीरों से घायल हो रही है। मरवाही उपचुनाव में जोगी परिवार के साइडलाइन होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। पिछले 2 दिनों में दोनों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है, चाहे मामला राजभवन के विवाद का हो या फिर केंद्र से टकराहट का, चाहे बात जोगी की जाति की हो या फिर पाटन में बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की। लगातार बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बघेल सरकार पर आसुरी प्रवृत्ति होने का आरोप लगाया और सत्ता के घमंड का नवरात्रि में नाश होने की बात कह दी। ये सरकार आत्ममुग्ध है और दम से इतनी चूर है, जैसे आदमी को सत्ता का मद हो जाता है। तो ये प्रवृत्ति नवरात्रि में यही दिखता है ना। नवरात्रि का संदेश भी आता है, रावणी प्रवृत्ति है और ऐसी शक्तियाँ जो अहंकार से चूर हो जाती हैं, उसका जनता रूपी दुर्गा और शक्ति रूपी ये इसका मर्दन करते हैं। तो यही मर्दन का पर्व है। इधर जवाब में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने बयानबाजी को बीजेपी की खींच बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के आरोपों के जवाब में मंत्री रविंद्र चौबे ने उन्हें जनादेश को याद करने की सीख भी दी। आसुरी वृत्ति, राक्षसी वृत्ति किसकी थी? लगातार झूठ कौन बोल रहे थे? जनता को धोखा कौन दे रहे थे? वायदा खिलाफी किसके द्वारा की जा रही थी? किसानों का शोषण किसने किया? यहाँ के नान धान खदान किसने बेचा? लगातार घोटाले किसके कार्यकाल में हुए और जनता ने किसको सबक सिखाया? ये जनता के सामने है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको स्वयं को एक आध बार, ये दुर्गा पक्ष है, आत्मचिंतन करने का वक्त है। उनको स्वयं का आत्मावलोकन करना चाहिए। नवरात्रि और दशहरे का पर्व है, इसलिए चुनावी मौसम में बीजेपी के बयानों में रावण की एंट्री हो चुकी है। प्रतीकात्मक रूप से बीजेपी बयानों के जरिए कांग्रेस सरकार की छवि धूमिल करना चाहती है, लेकिन क्या जनता का इस पर असर होगा, ये देखने वाली बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। पुरुषोत्तम तोड़ते मर्यादा। जी हां, विषय इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं सत्ता पक्ष विपक्ष बहुत एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। एक दूसरे पर मर्यादा तोड़ने की, मर्यादा की सीमा लांघने का आरोप भी लग रहा है। आज पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने, क्योंकि नवरात्र का मौका है, इसलिए रावणी प्रवृत्ति और अहंकार से भी इसे जोड़ा और मर्दन का यही समय बताया। जवाब भी कांग्रेस की तरफ से आया और पिछले 15 साल की कहानी याद दिलाई गई यहाँ पर कि दरअसल पिछले 15 साल क्या क्या हुआ और जनता ने क्यों और किसको सबक सिखाया। बहरहाल ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है और इस समय प्रदेश में बेहद तेज़ी के साथ, बेहद तीव्र गति के साथ और तीखे शब्दों के साथ चल रहा है। चर्चा आज इसी पर होगी कि आखिरकार ऐसे हालात बन रहे हैं, दोनों एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, अहंकार का यहाँ क्या मतलब है और मर्दन का मतलब यहाँ पर क्या निकाला जा रहा है। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षिता पांडे जी हैं हमारे साथ, भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। सुशील आनंद शुक्ला जी कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं, बहुत स्वागत आपका। सुशील जी, आज रमन सिंह जी के बयान को आपने देखा, लगातार दोनों दल एक दूसरे पर मर्यादा लांघने का और आसुरी प्रवृत्ति का आज बड़ा आरोप उन्होंने सरकार पर लगा दिया। अहंकार है, आत्ममुग्ध है जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। देखिए अभिषेक जी, रमन सिंह जी राजनीतिक विरोध की मर्यादा भूल गए। दरअसल मुझे तो ऐसा लगता है कि रमन सिंह जी के सर पे जो 15 साल की सत्ता का अहंकार है, जो सत्ता का दंभ था, वह सरकार से जाने के बाद भी अभी तक उतरा नहीं। यही कारण है। रावण किसका प्रतिबिंब था? रावण किसका शासक था? रावण राक्षसों का शासक था। रावण लंका का शासक था, जहाँ आसुरी लोग निवास करते थे, जहाँ राक्षस निवास करते थे। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के शासक हैं। छत्तीसगढ़ की 3/4 जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ भूपेश बघेल को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने श्री भूपेश बघेल को रावणी प्रवृत्ति का बता के, रावण से तुलना करके छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनसंख्या का अपमान किया है। छत्तीसगढ़ के उन मतदाताओं का अपमान किया है जिन मतदाताओं ने 3/4 बहुमत के साथ श्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का शासक बनाया है। कहीं न कहीं रमन सिंह जी ने जो एक राजनीतिक विरोध की मर्यादा होती है, उस मर्यादा को तोड़ा है। रमन सिंह जैसा राजनेता जो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहा है, यदि वह इस प्रकार की शुचिता को तोड़ता है, यदि वह राजनीतिक मर्यादा को तोड़ता है, तो कहीं न कहीं यह कहने के लिए हम सब विवश होते हैं
कि रमन सिंह जी सत्ता जाने के बाद संभवतः अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अन्यथा क्या कारण था, क्या था, यदि पूछा अभिषेक जी मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 15 साल में क्या हुआ। झलियामारी में जहां 6 से 14 साल के साथ मासूम बच्चियों के साथ दुराचार होता था, रावण क्यों बदनाम था? प्रकांड विद्वान होने के कारण रावण अपने अभिमान और महिला अत्याचार के कारण बदनाम था। ठीक है, ये अहम बात आपने कही। नवरात्र का मौका है, इसलिए महिलाओं से जुड़े मामले बड़े खास निशाने पर हैं। हर्षिता पांडे जी, आज पूर्व मुख्यमंत्री की टिप्पणी, रावण से तुलना, आसुरी शक्ति से तुलना, आत्ममुग्ध, अहंकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, कड़ी आपत्ति कांग्रेस को इस पर है और पिछले 15 साल की याद दिला रही है। अभिषेक जी, सबसे पहले तो मुझे आपत्ति है जिस तरह से शुक्ला जी ने मानसिक संतुलन की बात की। मुझे लगता है कि स्वयं इनकी पार्टी 2 साल में 2 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं, और ये ना भूलें शुक्ला जी, इसी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, डॉक्टर रमन सिंह जी को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार जो है वो हमें बहुमत दिया है। तो इतना अहंकार नहीं कीजिए, अभी तो आपके 2 साल पूरे नहीं हुए हैं। और जिस तरह से अलोकप्रिय आपकी सरकार हो रही है, आप देख रहे हैं, हमें तो मंत्रिमंडल में ही समझ में आता है कौन किस डिपार्टमेंट में आपस में खींचतान करता है, उसको छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि पूरी जनता छत्तीसगढ़ की जिस तरह से त्रस्त है, और एक अधर्मियों का जो प्रतिबिंब इस सरकार के नेतृत्वकर्ता के व्यक्तित्व में दिख रहा है, गंगा जल की झूठी कसम खाना, नवरात्र की बात है, महिलाओं की बात है, महिलाएं जिस तरह से पीड़ित हो रही है, आप देख रहे हैं दुष्कर्म की जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, आप झलियामारी को बार बार याद करके अपने कार्यकाल में होने वाली घटनाओं पे पर्दा नहीं डाल सकते शुक्ला जी। और मुझे लगता है कि आप डाइल्यूट मत कीजिए कि छत्तीसगढ़ को लेकर उन्होंने नहीं कहा, हमें भी मालूम है 15 साल हमको भी इस जनता ने बहुत प्रेम दिया है। एक बार गलती हो गई, आप लोगों ने जो 2500 और आप लोगों ने जो शराबबंदी का एक झूठा वादा किया, उसको लेकर क्या है आप लोगों के पास अचीवमेंट की अगर बात करें? आप कहते हैं कि बेरोजगारी कम हुई है, आप ये नहीं बताते हो कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए 100 दिन के लिए राशि दी। आप बात करते हो, वाहवाही लूटते हो कोविड की, आप ये नहीं बताते हो कि कोविड का पूरा व्यवस्था जो है वो केंद्र सरकार के पैसे से हुआ है। तो निश्चित ही भूपेश बघेल जी, इनका मंत्रिमंडल, ये आरोप प्रत्यारोप है और शक्ति का प्रतिबिंब बन चुका है, तेवरों के साथ बाहर आ रहा है। बाबूलाल शर्मा जी से एक टिप्पणी ले लेता हूँ, सुशील जी फिर आता हूँ आपके पास। बाबूलाल शर्मा जी, पूरे बयानों को आपने यहाँ पर देखा, नवरात्र का मौका है, इसीलिए पुराने जो मैथिलाजी पात्र हैं उनसे भी तुलना की जा रही है, रावण से, आसुरी शक्ति और अहंकार से, महिला अत्याचार से। किस तरीके से इस पूरी टिप्पणी को देखते हैं आप? देखिए, आपने रमन सिंह को पुरुषोत्तम की संज्ञा दी है। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आपके हेडलाइंस का, पुरुषोत्तम राम, पुरुषोत्तम नाम तो इधर राम का था। पुरुषोत्तम सियासी लोगों के नजरिए से एक्चुअली ये पूरा है, लेकिन दृष्टिकोण वही जा रहा है कि आप पुरुषोत्तम कहीं न कहीं रमन सिंह को कह रहे हैं, तो राम रावण की ही का वध करता है, ये सोच करके उन्होंने जो है ये कहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि माँ दुर्गा के कार्यकाल में नवरात्रि के इनका मर्दन होगा, तो माँ तो महिषासुर मर्दनी थी, रावण मर्दनी नहीं थी। तो ये कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या बोलना है, ये कहीं न कहीं मिसमैच हो जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है आज 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो साथ बैठे हुए हैं, तो काम तो नहीं होगा। राजनीति में मान मर्यादा सब चलता है, जो भी आरोप लगाते, जो भी बात कह दीजिए वो चल जाती है, क्योंकि हमने देखा है अहंकार, घमंड। जी बाबूलाल जी, आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब है, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। आपसे, आपकी टिप्पणी बहुत अहम है जो आप बातें यहाँ पर कह रहे थे, थोड़ी आवाज़ हम आपकी ठीक करने की कोशिश करते हैं। तब तक सुशील जी का मैं बयान ले लेता हूँ। सुशील जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे हर्षिता जी के बयान पर? सुशील आनंद जी, आप तक आवाज आ रही है तो आप कुछ बोलना चाह रहे थे बयान पर? सुशील जी को भी मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। हर्षिता जी, ये सवाल यहाँ पर है, आरोप प्रत्यारोप सभी तरफ से यहाँ पर लगते हैं। आपने भी जैसे बातें कही, तीखे शब्द पूर्व मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर कहे, अहंकार की बात यहाँ पर कही, और जब भी बातें होती है 15 साल की याद दिलाने लगती है कांग्रेस यहाँ पर, और पिछले 15 साल में क्या दुर्गति हुई
और क्या इस वक्त उनकी सरकार कर रही है, ये तमाम बातें यहाँ पर आती हैं। क्या ये जो तीखे आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, अहंकार की बातें आ रही हैं, मर्यादा लांघने की बात आ रही है, क्या ये मर्यादा एक ही पक्ष से लांघी जाती है? लोकतंत्र की जब बात होती है तो किसी भी देश में लोकतंत्र होने से वहाँ पे सत्ता पक्ष का जितना महत्व है उतना ही महत्व विपक्ष का भी हो जाता है। ऐसे में यदि जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, जो इनका नेतृत्व करता है, यदि वो मर्यादाएं, वो संवैधानिक अपनी सीमाएं तोड़ते हैं तो निश्चित ही एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते पूर्व माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जिस तरह की बात कही वो उनके व्यवहार को लेकर कही कि इनके मंत्री कहते हैं छोटी घटना है। आप सोचिए कि राजभवन को लेकर जिस तरह की टिप्पणी मुख्यमंत्री जी ने की है, भूपेश बघेल जी ने, मुझे लगता है ये सिर्फ एक दंभी व्यक्ति, एक जो घमंडी व्यक्ति है, उसका ही इस तरह का आचरण या टिप्पणी हो सकती है। अभी आपको 2 वर्ष हुए हैं। जब भी कोई दायित्व आता है निश्चित ही व्यक्ति को समय लगता है, लेकिन यदि आपको अपने दायित्व बोध होने में समय लगता है लेकिन अधिकार का उल्लंघन करने में आपको वो समय बिल्कुल नहीं लगा, आप जो है वो इस तरह की संवैधानिक मर्यादाओं को लांघ कर बात करते हैं। और यहाँ पे बात इसकी नहीं हो रही है कि किसने जो है वो रावण को मारा, कि माँ दुर्गा ने किया। माता सीता का भी अपना योगदान और महत्व जो है वो रावण वध में है, और जिस तरह का कष्ट उन्होंने सहा, मुझे लगता है कि ये एक तरह से माननीय कांग्रेस का यहाँ पर, हर्षिता जी, कांग्रेस का यहाँ पर तर्क है कि 15 साल आप लोगों ने शासन किया और जनता ने आप लोगों को आखिरी साल 2018 में नकारा। उनके पास अभी 2 साल भी ठीक से नहीं हुए हैं, आप लोग अभी से हिसाब मांगने लगे हैं। अभी तो 3 साल और बाकी हैं उनके जो वादों को पूरा करने के लिए। बिल्कुल, तो पहले तो ये कांग्रेस मतलब स्पष्ट स्वीकार कर रही है कि 1.5 दशक का स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यों के आधार पे मिला। आपकी ही बात से मैं कहूंगी 15 साल, ये जो हमारे कांग्रेस के साथी बार बार कहते हैं, यानी ये इनको स्पष्ट, इनको याद है कि 1 चुनाव नहीं, 2 चुनाव नहीं, 3 चुनाव में स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला था। और अभिषेक जी, आपने भी चुनाव को करीब से देखा है, किस तरह के झूठे वादे तमाम किए। मैं उस चर्चा पे नहीं जाना चाहती, लेकिन अभी फिलहाल जहां तक बात है, मुझे लगता है निश्चित ही इनका जो आचरण है, आप बताइए कि घटनाओं को लेकर बार बार 15 साल, आप आज की बात कीजिए ना, आज की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता कि हम पिछले सिर्फ 70 साल की बात करते रहे, बहुत सी चीजें हुई। अभी आप छोटा सा उदाहरण सुशील जी की मैं टिप्पणी, छोटी सी टिप्पणी ले लेता हूँ सुशील जी की। सुशील जी बोले, सुशील आनंद शुक्ला जी। देखिए अभिषेक जी, दरअसल इतनी चिलमिलाहट क्यों है? यदि आप अपने आप को, यदि आप दूसरे को आसुरी प्रवृत्ति कहेंगे तो आपके शासनकाल में जो आसुरी प्रवृत्तियां हावी थी, जो आपके शासनकाल में महिला अत्याचार हुआ था, उसको याद छत्तीसगढ़ की जनता करेगी। आपके शासनकाल में 27,000 महिलाएं लापता हो गई थी। आपके शासनकाल में इस प्रदेश में महिलाओं के गर्भाशय निकाल लिए गए थे। आपके शासनकाल में इस प्रदेश में नसबंदी जैसे सामान्य ऑपरेशन से माताओं की मौतें हुई थी। आपके शासनकाल में सरकारी आश्रमों में बड़े विश्वास के साथ गर्भवती को लटका दिया जाता है। आज ही गौठान में जिस तरह की घटना हुई है, गर्भवती को उसका पति बांध दिया है। ठीक है बाबूलाल जी, बाबूलाल शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे यहाँ पर। ये तीखे वार प्रतिवार चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे का कार्यकाल याद दिला रहे हैं बाबूलाल शर्मा जी, वो भी तीखे शब्दों में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। राजनीतिक दलों की स्थिति एक जैसी होती है, और ये न तो रमन सिंह दम्भी हैं, न अहंकारी हैं, और न घमंडी हैं, और न भूपेश बघेल घमंडी और दम्भी और अहंकारी है। ये तो राजनीतिक दांव पेच होते हैं और ये बयान होते हैं ताकि उसको नीचा दिखाया जा सके, जनता की नजर से नीचे उतारा जा सके। देखिए, रमन सिंह हो या भारतीय जनता पार्टी कोई भी नेता, अगर भूपेश बघेल से मुकाबला करना जो हमारी समझ में आ रहा है, तो उनको ग्रामीण स्तर पर जाकर के इनकी जो लोकप्रियता इनके योजनाओं की है उसको नष्ट करने का प्रयास करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकेंगे, वो अपनी रणनीति बनाएंगे। तो निश्चित ये है। और दूसरी चीज, ये कार्यकर्ता बिल्कुल ठंडे पड़ गए, उनको चार्ज करना पड़ेगा। जिस तरह से अभी कार्यकारिणी बनी है, कार्यकारिणी में जिस तरह से उहापो की स्थिति बनी, देवजी भाई पटेल जैसे बाहर रह गए, बहुत से लोग नाराज हैं, फिर से लिया गया, बहुत सारी बातें आई, तो उनको सही करना होगा। इनको अपनी टीम को मजबूत करने की स्थिति अभी बनानी होगी। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में जो है, जो योजनाएं हैं, गोबर योजना का विरोध ये कैसा करेंगे, किस तरीके से करेंगे, या जो भी। तो आप कहना चाह रहे हैं बाबूलाल शर्मा जी, ग्रामीण क्षेत्र पर भाजपा अभी तक सड़कों पर नहीं उतर पाई है, रूट लेवल पर नहीं जा पाई है?
राइट, मैं ये कह रहा हूँ। और देखिए ना, राजीव गांधी न्याय योजना का जो है, या समर्थन मूल्य का है, किसान कर्ज माफी का है, नरवा गरवा गुरुआबारी का है, गोबर का है, ये सारी चीजों का कैसे विरोध कर सकेंगे? बिजली हाफ का है, कर्ज माफ का है, इसका विरोध हर्षिता जी, कैसे आप लोग रूट लेवल पर नहीं जा पाए अभी तक? बात कह रहा हूँ, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ पांडे, मैडम पांडे। तो ये सारी चीजों का उनको रणनीति बनानी पड़ेगी कि कैसे वो ग्रामीण क्षेत्र में जो योजनाएं गई हैं उसका कैसा, जैसे आज भी हम तारीफ करते हैं रमन सिंह के इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग की, पुल पुलिया और बिल्डिंग और ये सारी चीजें कितनी शानदार बनाई है, आज भी हम उसकी तारीफ करते हैं। पीडीएस का माहौल में हम तारीफ करते हैं, लोग भी तारीफ करते हैं। उसी तरह आज भूपेश बघेल जो है ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात, किसान के विकास की बात, मजदूर के विकास की बात करने जा रहा है। आप उसका कैसे मुकाबला करेंगे, उसकी रणनीति आप बनाइए। इस तरह किसी को दम्भी, मैं तो मानता हूँ न तो रमन सिंह दम्भी थे न भूपेश दम्भी है। ये बयान हर्षिता जी, बाबूलाल शर्मा जी का साफ कहना है कि बयान देने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर उतर कर आप लोगों को मुकाबला करना पड़ेगा। और जो लोकप्रियता ग्रामीण क्षेत्रों में है वर्तमान सरकार की, उसका मुकाबला आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। हर्षिता पांडे जी, देखिए, सबसे पहले तो एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम लोगों ने समय दिया सत्ता पक्ष को, नई सरकार आई उसको भी एक योजना बना के काम करने का। लेकिन जब जिस तरह से कार्यकलाप इस सरकार के दिखे, अभी कल ही आप देखिए पाटन में, जो कि खुद मुख्यमंत्री का जो है वो क्षेत्र है, उनका इलेक्टेड जो है वो निर्वाचित वहाँ से ही हुए हैं वो, वहाँ पे हम लोगों ने शुरुआत की इसकी। और आप जो दम्भी का विषय है, आप बताइए, एक लोकसभा सांसद निर्वाचित है, वो 5 दिन से आमरण अनशन पे बैठा है। इतना राजनीतिक दबाव है प्रशासन पे कि कोई सुधरने नहीं जाता। 5 दिन एक व्यक्ति यदि बैठा है किसी विषय को लेकर, तो आप बात नहीं करेंगे। ये जो जिस तरह से एक निरंकुश सरकार चल रही है और लोकप्रियता की बात कर रहे हैं, मैं तो पूछना चाहती हूँ कि फील्ड में ऐसी कौन सी योजना दिख रही है? आप बताइए, 40% इन्होंने प्रधानमंत्री आवास में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, जिसके कारण 5 लाख आने वाले समय में गरीबों के जो प्रधानमंत्री आवास है वो रुकने वाले हैं। ऐसी कौन सी गरवा नरवा गुरवा बारी की बात करते हैं? एक अगर हम बात करें कि गोबर को लेकर भी जिस तरह से चीज शुरू हुई है, पर इनका बजट प्रोविजन क्या है? अगर हम बात सुशील आनंद जी, ग्रामीण इलाकों में जो काम है उसको लेकर भी चुनौती यहाँ पर दी जा रही है। सुशील आनंद शुक्ला जी, चुप हो जाते हैं। देखिए अभिषेक जी, हमारी मार्केटिंग अच्छी कर लेते हैं, मार्केटिंग बस इनकी अच्छी है, बल्कि आम आदमी के सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। हमने बोला था किसानों का कर्जा माफ करने, हमने किसानों का कर्जा माफ किया। हमने राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से न सिर्फ धान उत्पादक किसान, गन्ना उत्पादक किसान, मक्का उत्पादक किसान, दलहन उत्पादक किसानों की मदद की। हमने गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोवंश के गो पालकों की मदद की। हमारी सरकार नरवा गरवा घुरवा के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रोटेट कर रही है। आज जब देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है, ऐसे समय छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बूम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम हो रहा है। आज जब देश की बेरोजगारी दर 6.8% है, तो आज से समय छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर घट के 2% है। कहीं न कहीं ये हमारे सरकार के सकारात्मक और हमारी सरकार के द्वारा हर्षिता जी, ग्रामीण इलाकों की बात जो बाबूलाल शर्मा जी कर रहे थे, आप बिल्कुल उसे नकार तो नहीं सकती। असली चुनौती लगता है वहां पर आप लोगों को नहीं है ज्यादा? मैं कहाँ नकार रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं नकार रही हूँ। मुझे मेड़पार की वो 54 गौवंश की हत्या भी याद है, मुझे मस्तूरी की भी गौवंश की हत्या याद है, जगदलपुर की भी गौवंश की हत्या याद है। इनका रोका छेका के नाम पे किस तरह से सरकार ने अपना पल्ला झाड़ा था, उनके जिम्मेदार मंत्रियों ने कहा था कि 30 जून को रोका छेका हो गया है। पार्टी का पदाधिकारी कटवा डालता था गोवंश की हत्या, जहाँ पे आपको गौशाला की गायों का और किसानों की गाय, मिलने वाली राशि का गबन कर जाते थे। गायों को भूखे इसलिए छोड़ दिया जाता था ताकि उनकी हड्डियों को बेचा जा सके, ताकि उनके खाल को उतारा जा सके। शर्म मानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अरे किस पीडीएस की बात करेंगे आप? जहाँ पे 36,000 करोड़ का नाम घोटाला हो गया, कौन से सुशासन की बात करेंगे आप? सिर्फ कमीशन खोरी करने को उद्देश्य से आपने निर्माण कार्य करवाए। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के कारण आज आपके पास मुद्दे के दिवालियेपन से जूझ रही है। मुद्दे की दिवालियेपन से भारतीय जनता पार्टी जूझ रही है। एक नेता नहीं है, एक नेता रमन सिंह वर्सेस 8 बुक चल रहा है। कहीं न कहीं आज स्थिति है कि सोशल मीडिया में आपका कार्यकर्ता आपके प्रदेश अध्यक्ष के लिए टिप्पणी करता है कि विष्णुदेव साह रमन सिंह की गाय। आपके पास में न संगठन है, न आपके पास में विरोध करने के लिए नीति है, न आपके पास मुद्दे हैं। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी
छत्तीसगढ़ में रसातल में जा चुकी है। और इसी सब के कारण, इन्हीं सब विषयों के कारण आज बिल्कुल, रमन सिंह बिल्कुल जैसे गलत है। नेता, सुनिए, उनका आप- आवरण खुल रहा है। आप- जो आप 28 गूगल का में चेहरा सर्च ओढ़े कर हुए थे, लीजिए। कहीं न कहीं उनके आप- बयानों से आप साफ गूगल में दिखा है। पप्पू उनकी सर्च कर लीजिए, चिलमिलाहट आप बता रही जवाब है, मिल जाएगा उनकी आपको। चिलमिलाहट बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में नेस्तनाबूद हो चुकी है। ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, आरोप प्रत्यारोप जब भी हम बात करते हैं सब एक दूसरे को आईना दिखाने यहाँ पर लग जाते हैं। मौजूदा स्थिति क्या वाकई, जैसा सत्ता पक्ष का कहना है मात्र 2 साल हुए हैं, अभी आने वाले समय में हम अपनी चीज़ों को पूरा करेंगे, वहीं विपक्ष यहाँ पर आरोप लगा रहा है 2 साल 1.5 साल के कार्यकाल को लेकर, सत्ता पक्ष पिछले 15 साल की याद दिला रहा है। क्या आपका आकलन यहाँ पर मौजूदा स्थिति में? देखिए, मैंने तो बात कही कि आपको मुकाबला यदि राजनीतिक रूप से करना है तो निश्चित रूप से इनकी जो योजनाएं हैं, जिनके बारे में ये बहुत ज्यादा प्रचार कर रहे हैं और गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं, और किसान का बजट, किसान की बात, कृषि की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, तो आपको उसका कार्ड देखना है। आप पता लगाइए कि गोबर की कहाँ खरीदी में गड़बड़ी हो रही है, आप पता लगाइए गोठान कहाँ बन रहे हैं, कहाँ नहीं बन रहे हैं, आप उसको बताइए, वहाँ के गांव के लोगों को जाकर बताइए, देखिए आपके यहाँ गोठान बताया गया है, आपके यहाँ गोठान नहीं है, ये है भूपेश सरकार। इस तरह से करिए ना आप। और अब आप जाएंगे कि साहब अमित जोगी के साथ अन्याय हो गया। अरे आपको क्या लेना है अमित जोगी से, जाए भाड़ में अमित जोगी। गलत दिशा में जा रही है आपका कहने का मतलब भाषा। आपको खुश होना चाहिए कि आपकी सीधी टक्कर है भाजपा और कांग्रेस। वे भी का मामला है। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आई आपके सामने, लड़िए और लड़के जीतिए, जीत करके कहिए कि भूपेश बघेल की जो हवा है वो खत्म हो गई है। इनके खुद के मुख्यमंत्री रहे हैं स्वर्गीय अजीत जोगी जी। नहीं, वो छोड़ दीजिए, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, जो है वो मैं कांग्रेस ने मैडम, मैं 2003 में आपने बात कर उनको रहा हूँ, आवेदन दिया मैं था, बता रहा हूँ कि आदिवासी वर्तमान होने की स्थिति बता रहा हर्षिता हूँ जी, कि हर्षिता आप जी। इन सब चीजों में मत पड़िए। सीधे सीधे आप इनकी योजनाओं से क्या आप कर निकाल सकते हैं ऐसी चीज जिससे ये बदनाम हो सरकार, उस पर ध्यान दीजिए। आपके कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने का ध्यान दीजिए, उसको चार्ज करने पर ध्यान दीजिए। ये दम्भ और रावण और महिषासुर, ये सब से कुछ होने जाने वाला नहीं है। 2500 किसके खाते में गया है? मैं शर्मा जी के मुद्दे की बात कर रही हूँ। 2500 किस किसान? हर्षिता जी, सीधा सवाल यहाँ पर बाबूलाल जी का ये है कि आप अपने संगठन में कार्यकर्ता जो रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं, या जो कांग्रेस की मजबूती है ग्रामीण इलाके, वहां पर जाकर मुद्दों को उठाना चाहिए, वो नहीं उठा पा रहे। नेता जाकर भूपेश बघेल जिंदाबाद के एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगातार हमारे कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा से काम कर रहे हैं, पूरी ऊर्जा से काम कर रहे हैं। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरा फील्ड में काम कर रहा है। सुशील जाता हूँ। आप देखिए मुख्यमंत्री जितना डर चुके हैं, और नारे लगाते हैं। पाटन में तो 11 सुशील जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ। मुद्दे इनके पास है नहीं, आपके मुख्यमंत्री इतने डरपोक हैं। नहीं, मुद्दे के दिवालियापन से जूझ रही है भारतीय जनता पार्टी। हर्षिता जी, ग्रामीण इलाकों में क्या आपके नेता कार्यकर्ता नहीं जा रहे? क्या ऐसी कमरों में बैठ के राजनीति हो रही है इस वक्त? देखिए, अभी हम लोगों ने धान खरीदी को लेकर जिस तरह से चल रहा है पूरे प्रदेश में कि 1 नवंबर को तीसरी किश्त आएगी, चौथी किश्त कब आएगी पता नहीं है। आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार 60 लाख मैट्रिक टन चावल खरीदने वाली है। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, अगर 60 लाख मैट्रिक टन चावल आपको चाहिए तो कम से कम 90 से 95 लाख आपको मैट्रिक टन धान चाहिए। ये एक तरफ जो है वो 10 डिसमिल प्रति एकड़ रकबा में कटौती कर रहे हैं, यानी अगर मेरे पास में 10 एकड़ है तो मेरी धान खरीदी होगी 9 एकड़ की। मेरे पास आज माफी चाहूंगा, समय इतना ही है, आज किसान इस चीज को समझ रहा है। करना होगा। दूसरी बात उस चीज को देखा था किस प्रकार आपने 300 बोनस बोल के नहीं दिया, 2100 बोल के आपने नहीं दिया, अब तभी किसान ने आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको जनादेश मिला है, बहुत शुक्रिया। चर्चा बड़ी अहम थी और अपना अपना पक्ष भी सभी ने रखा। बड़ी खास बात वरिष्ठ पत्रकार की भी निकल कर आए कि अगर मुकाबला करना है तो बयानों से नहीं बल्कि रूट लेवल पर जाकर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करके भी ये काम करना होगा। बयानों से जनता फिलहाल नहीं बहलती। आज का मुद्दा में इतनी। नमस्कार।